अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। हस्बे वादा आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से दूसरी वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है, आईने पाकिस्तान के हवाले से। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक किताब है, ये आईने पाकिस्तान की किताब है और इसके ऊपर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे होंगे। जिस तरह लेफ़्ट साइड पे आपके है आर्टिकल जो कि 1 2 3 और इसी तरह सीरीज़ वाइज जो है ये ऑनवर्ड्स नीचे वो आ रही है। इसके अलावा पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और नीचे जो है पार्ट 2 के बाद चैप्टर 1 भी आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ जो कि फंडामेंटल राइट्स का है। एक्चुअली पूरा के पूरा जो आइन है ये टोटल जो है वो 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स। अब ये 280 आर्टिकल्स जो हैं ये सीरीज़ वाइज जो है वो एक से शुरू होते हैं और 280 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। और ये 280 आर्टिकल्स जो हैं ये 12 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं, 12 हिस्से हैं इसके, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से हैं। हर पार्ट के आगे फर्दर जो हैं वो चैप्टर्स हैं। अब जिस तरह आप ये किताब पे देख रहे हैं कि पार्ट 1 के जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका आगे कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन आगे जो पार्ट 2 है इसका आगे चैप्टर 1 है और इसका अगला पेज अगर हम करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चैप्टर 2 भी है, सेम पार्ट 2 का। और फिर उसके नीचे बॉटम पे आप देख रहे होंगे कि पार्ट 3 और फिर उसके आगे चैप्टर 1 जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से शुरू हो जाता है। तो आईन पाकिस्तान की जो बुक है उसकी तरतीब बताना ज़रूरी था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो बुक है आइन की, इसकी तरतीब किस तरह से है और ये आर्टिकल जो है किस तरह से जो है वो इन्होंने बुक के अंदर इसको तरतीब दिया हुआ है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1 जो कि है इंट्रोडक्टरी जिसको कहते हैं। ये जो बुक है ये इंग्लिश में है, जो आईने पाकिस्तान है। और ये जो है ये मैंने उर्दू में इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाला है। इंटरनेट से आप कोई भी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है। इंग्लिश में भी हो सकती है बात, उर्दू में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि एक उर्दू हमारे लिए एक आम ज़ुबान है, समझने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि इंग्लिश में जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक ऐसी टर्म है जो कि जिसको आप कहते हैं लीगल लैंग्वेज, वो इस्तेमाल की गई है। दैट इज़ कंपैरेटिवली आई मीन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बेहतर ही समझा कि आपके साथ मैं उर्दू में बात करूं ताकि हर आदमी को जो है वो बात समझ में आ जाए। तो ये अगेन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर है, उर्दू में जो है ये 2018 तक जो है वो अपडेटेड है। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 है जो कि इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को लेके आगे चलता है, जिसको उर्दू में आप इब्तदाइया भी कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसका जो आगे आर्टिकल 1 है वो कहता है कि मुमलिकत पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया होगी जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, जिसे बाद अज़ीम पाकिस्तान कहा जाएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का नाम रखा गया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पहली बार 1956 में जब आइन तरतीब दिया जा रहा था उस वक्त हमारे मुल्क को जो नाम दिया गया था वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दिया गया था। यही नाम 1962 के आइन में भी रखा गया था और 1973 के आइन में भी रखा गया था। अब आगे जो है वो नंबर 2 पे है पाकिस्तान के इलाके मंदरजा झैल, जिस पे जो है पाकिस्तान मुश्तमिल होगा, जिसमें हमारे जो सूबे हैं वो बताए गए हैं, जिसमें कौन कौन सा है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का इलाका जिसका हवाला बाद वफाकी दारुल हुकूमत के तौर पर दिया गया है। ऐसी इसके अलावा ऐसी रियासतें जो इलाके और इल्हाक के ज़रिए या किसी और तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक मार्जिन दिया गया है रियासत को कि कल को अगर आप पाकिस्तान में कोई और इलाके भी एडअप कर सकते हैं। अच्छा, मजलिस शूरा का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा समझ लीजिए कि ये पार्लियामेंट का मतलब है इसका। वज़ीर कानून साजी वफाक में नई रियासतों या इलाकों को ऐसी क़यूद शराइत पर दाखिल कर सकेगा जो मुनासिब समझे। ये मजलिस शूरा जो है उसका इख्तियार है। आगे नंबर 2 पे है इस्लाम पाकिस्तान का मुमलिकती मज़हब होगा, यानी कि जो पाकिस्तान का नेशनल जो रिलीजन होगा दैट विल बी इस्लाम। आगे फिर इसकी जो दूसरा जुज़ है उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीमा में नकल करदा करारदाद मकासद में बयान करदा उसूल और अहकाम को बज़रिया हाज़ा दस्तूर का मुस्तकिल हिस्सा करार दिया जाता है और वो बहिस्बा मौसर होंगे।
ओके जी, उसके बाद आर्टिकल 3 इस्तेहसाल का ख़ात्मा जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। मुमलकत इस्तेहसाल की तमाम इक़साम के ख़ात्मे और इस बुनियादी असूल की तदरीजी तकमील को यकीनी बनाएगी कि किसी से इसकी अहलियत के मुताबिक काम लिया जाएगा और किसी को इसके काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। अब ये है इस्तेहसाल का ख़ात्मा, यानी कि जिसको कहते हैं आप एक्सप्लॉयटेशन। इंग्लिश में जब आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ड इस्तेमाल किया गया एक्सप्लॉयटेशन। अब पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो उसकी एक अमाउंट तय है, लेकिन हो ये रहा है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान में उसका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा जो है वो भी लोग उस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है जो कि ऑलरेडी हो रही है, जबकि कानून, हमारा आइन जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। आगे आर्टिकल 3 का जो है एक पहला जुज़ है वो ये है कि हर शहरी का ख्वाह कहीं भी हो और किसी दूसरे शख्स का जो फ़िल वक्त पाकिस्तान में हो या नाकाबिल इंतकाल हक़ है कि इसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। नंबर 2 पे ख़ुसूसन कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए कि जो किसी शख्स की जान, आज़ादी, जिस्म, शोहरत और इमलाक के लिए मुज़र हो, सिवाय जबकि कानून उसकी इजाज़त दे। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है हर इंडिविजुअल को कि किसी भी किस्म का उसको नुकसान नहीं पहुँच सकेगा। फिर उसका अगला जुज़ है किसी शख्स के कोई ऐसा काम करने में मुमानत या मुज़ाहमत ना होगी जो कानूनन ममनू ना हो, और किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका करना उसके लिए कानूनन ज़रूरी ना हो। फेयर इनफ। अच्छा, आगे जो है आर्टिकल 5 है, मुमलिकत से वफ़ादारी और दस्तूर और कानून की इताअत। ये आर्टिकल 5 है आउट ऑफ 280, ये 5th आर्टिकल है। इसका नंबर 1 पॉइंट है, मुमलिकत से वफ़ादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। नंबर 2, दस्तूर और कानून की इताअत हर शहरी ख्वाह वो कहीं भी हो और हर शख्स की जो फ़िल वक्त पाकिस्तान में हो वाजिबुल तामील और ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी। आगे जो है वो आर्टिकल 6 शुरू हो जाता है। अभी मैं आपसे सिर्फ वो आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ शुरू में जो कि फंडामेंटल जो है वो चीज़ें हैं। आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है, नंबर 1 जिसका है कि कोई भी शख्स जो ताकत का इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आइनी ज़रिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीब करे या मुअत्तल करे या इल्तवा में रखे या इक़दाम करे या तनसीख करने की साजिश करे या तखरीब कारी करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखे, संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। अब ये एक ऐसी शिक है जिससे आपको माजी के कुछ वाक़यात याद आएंगे कि किन किन लोगों ने आइन को जो है वो तोड़ा था, मुअत्तल किया था। ये शिक जो है, ये आर्टिकल 6 जो है, आपने सुना होगा ख़बरों में भी कि आर्टिकल 6 का एक आदमी जो है वो मुर्तकिब पाया गया। माजी में जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद उनको सज़ा भी दी गई थी। वो बाद में उसका जो भी हुआ उस पर हम नहीं जाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था, आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी और उनको सज़ा भी हुई थी। ये वही वाला आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 6 का ये नंबर 2 पॉइंट है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया कि शिक 1 या शिक 2 में दर्ज शुदा संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के ज़रिए बशमूल अदालत उज़्मा और अदालत आलिया जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो शिक 1 और शिक 2 है, ये जो भी मैंने इससे पहले पढ़ी, इसके बारे में लिखा गया कि इसमें जो दर्ज शुदा संगीन गद्दारी का अमल है वो किसी भी अदालत के ज़रिए बशमूल अदालत उज़्मा और अदालत आलिया जायज़ करार नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो अदालतें भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। आगे नंबर 3 है, मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट बज़रिया कानून ऐसे अशख़ास के लिए सज़ा मुकर्रर करेगी जिन्हें संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया होगा। यानी कि जो मैंने सज़ाएँ बताई हैं, जो भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, उनकी जो सज़ा है वो पार्लियामेंट तय करेगा। आर्टिकल 7 हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही आइन का पार्ट 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट 2 जो है इसका नाम है बुनियादी हकूक़ और हिकमत अमली के उसूल। इस पार्ट में आइन ये बताता है कि जो मुमलिकत की तारीफ़ है वो ये है कि मुमलिकत वफाकी हुकूमत, मजलिस शुरा, सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली या पाकिस्तान में कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको ये इदारे जो हैं वो ऑथराइज़ करें,
وہ پاکستان میں ایک ٹیکس کا نظام لے کر آ سکتے ہیں اور ٹیکسز جو ہے وہ عائد کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اس کا پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 1 شروع ہوتا ہے، جس کا نام ہے بنیادی حقوق۔ اور اس چیپٹر کا جو 8واں آرٹیکل ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو پاکستان میں جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو یا ان کے حقوق کے منافی ہو۔ اس کا نمبر 2 ہے، مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بائیں طور پر عطا کردہ حقوق یا حقوق کو سلب یا کم کرے، اور ہر وہ قانون جو اس شق کے خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا۔ نمبر 3، اس آرٹیکل کے احکام کا اطلاق حسب ذیل پر نہیں ہوگا۔ اب جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں اس طرح سے یہ چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، کسی ایسے قانون پر جس کا تعلق مسلح افواج یا پولیس یا امن عامہ قائم رکھنے کی ذمہ دار دیگر جماعتوں کے ارکان سے ان کے فرائض کی صحیح طریقے پر انجام دہی یا ان میں نظم و ضبط قائم رکھنے سے ہو، یا ان میں سے کسی پر بھی۔ نمبر جو بے ہے آگے، جو اس کا نمبر 2 ہے وہ یہ کہتا ہے ان میں سے کسی پر بھی۔ فردر آگے اس کا جو حصہ اول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قوانین جس طرح کے یوم نفاذ سے عین قبل نافذ العمل تھے یا جس طرح کے مذکورہ میں مسرح قوانین میں سے کسی کے ذریعے ان کی ترمیم کی گئی تھی، اور ایسا کوئی قانون یا اس کا کوئی حکم اس بنا پر کالعدم نہیں ہوگا کہ مذکورہ قانون یا حکم اس باب کے کسی حکم کے منافی ہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے اس کا جو نمبر 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شق نمبر 3 کے پیرا بے یعنی کہ نمبر 2 میں مذکورہ کسی امر کے باوجود یوم آغاز سے 2 سال کے اندر متعلقہ مقننہ جو ہے وہ اس میں سے مسرح قوانین کو اس باب کی روح سے عطا کردہ حقوق کے مطابق بنائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ متعلقہ مقننہ قرارداد کے ذریعے 2 سال کی مذکورہ مدت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی مدت کی توسیع کر سکے گی۔ اس کی آگے انہوں نے تشریح بھی دی گئی ہے، میں اس میں نہیں جاتا، نمبر 5 پہ جا رہا ہوں۔ اس باب کی روح سے عطا کردہ حقوق معطل نہیں کیے جائیں گے بجز جس طرح کے دستور میں بالصراحت قرار دیا گیا ہے۔ آگے نمبر 9 ہے، آرٹیکل نمبر 9، کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ نمبر 10، آرٹیکل نمبر 10 کا پوائنٹ اے ہے، کسی شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو مذکورہ گرفتاری کی وجہ سے جس قدر جلد ہو سکے آگاہ کیے بغیر نہ تو نظر بند رکھا جائے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعے صفائی پیش کرنے کے حق سے محروم کیا جائے گا۔ اب یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو کہ گرفتاری کے حوالے سے ہیں کہ فرد کی سلامتی، گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ دیتا ہے آرٹیکل 10۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، کئی دن وہ ان کو غائب رکھتے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں کرتے، نہ ہی ان کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بیسکلی ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے عام آدمی کی جو آزادی ہے یا اس کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے۔ آگے نمبر 2 ہے، ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو اور نظر بند رکھا گیا ہو مذکورہ گرفتاری سے 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہوگا، لیکن مذکورہ مدت میں وہ وقت شامل نہیں ہوگا جو مقام گرفتاری سے قریب ترین مجسٹریٹ کی عدالت تک لے جانے کے لیے درکار ہو، اور ایسے شخص کو کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر کسی کو آپ نے اریسٹ کر لیے تو ودن 24 آورز آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے لازمی اس ملزم کو جو ہے وہ پیش کرنا، جو کہ عام طور پر جو ہے وہ اس کی پابندی جو ہے وہ اکثر مقامات پہ اکثر موقعوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کا آگے نمبر 3 پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شکات اور نمبر 2 شکات نمبر 1 اور شکات 2 میں مذکور کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جسے امتناعی نظر بندی سے متعلق کسی قانون کے تحت گرفتار یا نظر بند کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر 4، امتناعی نظر بندی کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا بجز ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو کسی ایسے طریقے پر
کام کریں جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، تحفظ یا دفاع یا پاکستان کے خارجی امور یا امن عامہ یا رسد یا خدمات کے برقرار رکھنے کے لیے مضر ہو، اور کوئی ایسا قانون کسی شخص کو 3 ماہ سے زیادہ مدت تک نظر بند رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، تا وقت یہ کہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ نے اسے اصلاحاً سماعت کا موقع مہیا کرنے کے بعد مذکورہ مدت ختم ہونے سے قبل اس کے معاملہ پر نظر ثانی نہ کر لی ہو، اور یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ اس کی رائے میں مذکورہ نظر بندی کے لیے وجہ کافی موجود ہے، اور اگر 3 ماہ کی مذکورہ مدت کے بعد نظر بندی جاری رہے تو تا وقت یہ کہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ نے 3 ماہ کی ہر مدت کے خاتمے سے پہلے اس کے معاملے پر نظر ثانی نہ کر لی ہو، اور یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ اس کی رائے میں ایسی نظر بندی کی وجہ کافی موجود ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے اس آرٹیکل میں متعلقہ نظر ثانی بورڈ سے، جو نمبر 1 کہتا ہے، نمبر پوائنٹ یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1، کسی وفاقی قانون کے تحت نظر بندی کسی شخص کے معاملے میں پاکستان کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئرمین اور دوسرے 2 اشخاص پر مشتمل ہو، جن میں سے ہر ایک عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہا ہو، اور اس کا نمبر 2 ہے کسی صوبائی قانون کے تحت نظر بند کسی شخص کے معاملے میں متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئرمین اور دوسرے 2 اشخاص پر مشتمل ہو، جن میں سے ہر ایک کسی عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہا ہو۔ اس کے آگے ایک اور تشریح بھی دی گئی ہے، کسی نظر ثانی بورڈ کے رائے کا اظہار اس کے ارکان کی اکثریت کے خیالات کے مطابق کیا جائے گا۔ آگے اس کا نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو ایسے حکم کی تعمیل میں نظر بند کیا جائے جو امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیا گیا ہو، تو حکم دینے والا حاکم المجاز مذکورہ نظر بندی سے 15 دن کے اندر مذکورہ شخص کو ان وجہ سے مطلع کرے گا جن کی بنا پر وہ حکم دیا گیا ہو، اور اسے اس حکم کے خلاف عرضداشت پیش کرنے کا اولین مواقع فراہم کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم دینے والا حاکم مجاز ان امور واقعہ کے افشاء سے انکار کر سکے گا جن کے افشاء کو مذکورہ حاکم مجاز مفاد عامہ کے خلاف سمجھتا ہو۔ آگے اسی کا نمبر 6 ہے کہ حکم دینے والا حاکم مجاز اس معاملے سے متعلقہ تمام دستاویزات متعلقہ نظر ثانی بورڈ کو فراہم کرے گا، تا وقت یہ کہ متعلقہ حکومت کے کسی سیکریٹری کا دستخط شدہ اس مضمون کا تصدیق نامہ پیش نہ کر دیا جائے کہ کسی دستاویزات کا پیش کرنا مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ امتناعی نظر بندی کے حامل کسی شخص کسی قانون کے تحت دیے گئے کسی حکم کی تعمیل میں کسی شخص کو اس کی پہلی نظر بندی کے دن سے 24 ماہ کی مدت کے اندر کسی مذکورہ حکم کے تحت امن عامہ کے لیے مضر طریقے پر کوئی فعل کرنے پر نظر بند کیے جانے والے کسی شخص کی صورت میں 8 ماہ کی مجموعی مدت سے زیادہ اور کسی دوسری صورت میں 12 ماہ سے زیادہ کے لیے نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ حد بندی بھی کر دی اس کی، مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو دشمن کا ملازم ہو اور اس کے لیے کام کرتا ہو اور اس کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرتا ہو، یا جو کسی ایسے طریقے سے کام کر رہا ہو یا کام کرنے کے اقدام کر رہا ہو جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، تحفظ یا دفاع کے لیے مضر ہو، یا جو کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کے اقدام کرے جو کسی وفاقی قانون میں درج شدہ تعریف کے مطابق کسی قوم دشمن سرگرمی کے مساوی ہو، یا جو کسی ایسی جماعت کا کارکن ہو جس کے مقاصد میں کوئی مذکورہ قوم دشمن سرگرمی شامل ہو یا اس میں ملوث ہو۔ یہ تھا اس کا نمبر 7۔ آگے اس کا نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ کسی نظر بند شخص کی نظر بندی کے مقام کا تعین کرے گا اور اس کے
कुंबे के लिए माकूल गुजारा अलाउंस मुकर्रर करेगा। राइट जी। आगे नंबर 9 ये कहता है कि इस आर्टिकल में मज़कूरा किसी अमर का इतलाक़ किसी ऐसे शख्स पर नहीं होगा जो फ़िल वक्त गैर मुल्की दुश्मन हो। अच्छा जी, ठीक है। आगे इसका जो है वो आर्टिकल 10 शुरू हो जाता है जी। ओके जी, आर्टिकल 10 उसका पॉइंट ए ये कहता है कि इसके शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के तयन या इसके ख़िलाफ़ किसी भी इल्ज़ाम जुर्म में एक शख्स मुनसिफ़ाना समात और जायज़ अमल का मुस्तहिक होगा। ठीक है जी। ओके, आगे शुरू हो जाता है आर्टिकल 11 जिसका पॉइंट 1 ये कहता है कि ग़ुलामी मादूम और ममनुआ है और कोई कानून किसी भी सूरत में ऐसे पाकिस्तान में रवाज देने की इजाज़त नहीं देगा या सहूलत बहम नहीं पहुँचाएगा। अब ये ग़ुलामी एक्चुअली बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि ये भट्टे बहुत चलते हैं, ईंटों के भट्टे हैं और भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को जो है वो एम्प्लॉई की बजाय ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये उस चीज़ के सदबाब के लिए ये आर्टिकल 11 जो है ये एक्टिव हो जाता है। आगे है बेगार की तमाम सूरतों और इंसानों की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दिया जाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या कान या दीगर पुरखतर मुलाजमत में नहीं रखा जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को। और आपके सामने देखा होगा कि आपने प्रैक्टिकली ऐसा कितना कोई इन चीज़ों पे अमल हो रहा है। नंबर 4 ये कहता है कि इस आर्टिकल में मज़कूर कोई अमर इस लाजमी खिदमत पर असरअंदाज मुतसव्वर नहीं होगा। ठीक है जी। नंबर 1 कहता है कि जो किसी कानून के ख़िलाफ़ किसी जुर्म की बिना पर सज़ा भुगतने वाले किसी शख्स से ली जाए या जो किसी कानून की रूह से गर्ज़ अम्मा के लिए मतलूब हो। ठीक है, मगर शर्त यह है कि कोई लाजमी खिदमत ज़ालिमाना नौयत की या शर्फ़ इंसानी की मुखालिफ नहीं होगी। कोई कानून किसी शख्स को किसी ऐसे फ़ेल या तर्क फ़ेल के लिए जो इस फ़ेल के सरज़द होने के वक्त किसी कानून के तहत काबिल सज़ा ना था, सज़ा देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है। आगे नंबर 2 ये कहता है कि किसी जुर्म के लिए ऐसी सज़ा देने की जो इस जुर्म के इर्तिकाब के वक्त किसी कानून की रूह से इसके लिए मुकर्रर सज़ा से ज़्यादा सख्त या इससे मुख्तलिफ हो, इजाज़त नहीं देगा। ये था जी आर्टिकल 12। अब आगे हम चलते हैं इसी का जो है वो नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिक नंबर 1 में या आर्टिकल 270 में मज़कूरा कोई अमर किसी ऐसे कानून पर इतलाक़ पज़ीर ना होगा जिसकी रूह से 23 मार्च सन 1956 से किसी भी वक्त पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल किसी दस्तूर की तनसीख या तक़रीब की कार्रवाइयों को जुर्म करार दिया गया हो। ठीक है जी। आर्टिकल 13 ये है दोहरी सज़ा और अपने को मुल्ज़िम गर्दानने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ है। ये आर्टिकल 13 इसके बारे में बात करता है। किसी शख्स पर नंबर 1 कहता है कि पर एक ही जुर्म की बिना पर एक बार से ज़्यादा ना तो मुकदमा चलाया जाएगा और ना सज़ा दी जाएगी। या को ये है कि जब कि इस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो, इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही ख़िलाफ़ एक गवाह बने। ठीक है। आगे आर्टिकल 14 शर्फ़ इंसानी वग़ैरह काबिल हुर्मत होगा। आर्टिकल 14 इसके बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि शर्फ़ इंसानी और कानून के ताबे घर की खलवत काबिल हुर्मत होगी। नंबर 2 ये कहता है किसी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज़ से अज़ियत नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 15 हर शहरी को पाकिस्तान में रहने और मुफाद अम्मा के पेश नज़र कानून के ज़रिए आयद करदा किसी माकूल पाबंदी के ताबे पाकिस्तान में दाखिल होने और इसके हर हिस्से में आज़ादाना नक़्लो हरकत करने और इसके किसी भी हिस्से में सुकूनत इख्तियार करने और आबाद होने का हक़ होगा। नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 बात करता है इज्तिमा और आज़ादी की। अमन अमा के मुफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असलहा के बग़ैर जमा होने का हक़ होगा, यानी पब्लिक मीटिंग आप कर सकते हैं। नंबर 17 आर्टिकल नंबर 17 अंजुमन साजी की आज़ादी।
پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت امن عامہ یا اخلاق کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہر شہری کو انجمن جو بنتی ہیں انجمن تاجران وغیرہ انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ اب یہ اکثر جو ہے وہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی یہ تو غیر قانونی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آرٹیکل 17 اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 17 کا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا، یعنی کہ جو پاکستان اوورسیز پاکستانی جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ وہ ہیں۔ اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ حوالے پر فیصلہ قطعی ہوگا۔ اس کا نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت قانونی طور کے قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی، یعنی کہ آڈٹس وغیرہ اس کا لازمی ہوگا، فائنانشیل آڈٹ۔ اوکے، نمبر 18 آرٹیکل نمبر 18 یہ کہتا ہے کہ ایسی شرائط قابلیت کے تابع اگر کوئی ہوں جو قانون کے ذریعے مقرر کی جائیں، ہر شہری کو کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کوئی جائز تجارت یا کاروبار کرنے کا حق ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ اس کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کسی تجارت یا پیشے کو اجرت نامہ کے طریقہ کار کے ذریعے منضبط کرنے میں یا تجارت کاروبار یا صنعت میں آزادانہ مقابلہ کے مفاد کے پیش نظر اسے منضبط کرنے میں یا وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا کسی ایسی کارپوریشن کی طرف سے مذکورہ حکومت کے زیر نگرانی ہو دیگر اشخاص کو قطعی یا جزوی طور پر خارج کر کے کسی تجارت کاروبار صنعت یا خدمت کا انتظام کرنے میں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے آرٹیکل 19 تقریر وغیرہ کی آزادی۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ تقریر وغیرہ کی آزادی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت یا جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئین میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے آرٹیکل 19 کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حق کے معلومات کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے آرٹیکل 20 یہ بات کرتا ہے مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی۔ یہ کہتا ہے کہ قانون امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آرٹیکل 21 کیا کہتا ہے؟ یہ بات کرتا ہے کسی خاص مذہب کی اغراض کے لیے محصول لگانے سے تحفظ۔ آرٹیکل 21 اس کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے۔ اوکے جی، آگے ہے آرٹیکل 22 یہ بات کرتا ہے مذہب وغیرہ کے بارے میں تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات۔ اس کا پوائنٹ 1 یہ کہتا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر کسی تعلیم، تقریبات یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے
किसी मजहबी इदारे के सिलसिले में महसूल लगाने की बाबत इस्तिस्ना या रियायत मंजूर करने में किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाएगा। नंबर 3 ये कहता है कि कानून के मुताबिक किसी मजहबी फ़िरके या ग्रोह को किसी तालीमी इदारे में जो कुल्ली तौर पर इस फ़िरके या ग्रोह के ज़ेर एहतमाम चलाया जाता हो, इस फ़िरके या ग्रोह के तलबा को मजहबी तालीम देने की ममानत नहीं होगी और किसी शख्स को महज नस्ल, मज़हब, ज़ात या मुकाम पैदाइश की बिना पर किसी ऐसे तालीमी इदारे में दाखिल होने से महरूम नहीं किया जाएगा जिसे सरकारी महासिल से इमदाद मिलती हो। बहुत क्लियर है ये पॉइंट। इसी का आगे नंबर 4 ये कहता है कि इस आर्टिकल में यानी कि आर्टिकल 22 में ये भी बात की जाती है कि इस आर्टिकल में मज़कूर कोई अमर माशरती या तालीमी एतबार से पसमानदा शहरियों की तरक्की के लिए किसी सरकारी हियत मजाज की तरफ से एहतमाम करने में माने ना होगा। ठीक है जी। आगे आर्टिकल 23 स्टार्ट होने लगा है जो बात करता है जायदाद के मुतल्लिक हुक्म जो दिए जाते हैं, जायदाद प्रॉपर्टी। दस्तूर और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को जायदाद हासिल करने, कब्ज़े में रखने और फ़रोख्त करने का इख्तियार होगा, हक़ होगा। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 ये बात करता है हकूक़ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ और ये काफ़ी डिटेल में है आर्टिकल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं और आगे सब पॉइंट्स भी हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि किसी शख्स को इसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय जबकि कानून इसकी इजाज़त दे। और नंबर 2 ये कहता है कि कोई जायदाद ज़बरदस्ती हासिल कर नहीं की जाएगी और ना कब्ज़ा में ली जाएगी बजिज़ किसी सरकारी गर्ज़ के लिए और बजिज़ ऐसे कानून के इख्तियार के ज़रिए जिसमें इसके मुआवज़ा का हुक्म दिया गया हो और या तो मुआवज़ा की रकम का तयन कर दिया गया हो या इस असूल और तरीक़े की सराहत की गई हो जिसके एवज़ जो है वो मुआवज़ा का तयन किया गया हो और इसे अदा भी किया गया हो। नंबर 3 ये कहता है कि इस आर्टिकल में मज़कूरा कोई अमर हस्ब ज़ैल के जो जवाज़ पर असरअंदाज नहीं होगा। इसका आगे फर्दर मज़ीद पॉइंट नंबर ए ये कहता है कि कोई कानून जो जान, माल या सेहत आमा को ख़तरे से बचाने के लिए किसी जायदाद के लाजमी हसूल या इसे कब्ज़े में लेने की इजाज़त देता हो। नंबर 2 या फिर कोई कानून जो किसी ऐसी जायदाद के हसूल की इजाज़त देता हो जिसे किसी शख्स ने किसी नाजायज़ ज़रिए से या किसी ऐसे तरीके से जो खिलाफ कानून हो हासिल किया हो या जो इसके कब्ज़े में आई हो। फर्दर फिर वो अगले पॉइंट में ये बताता है कि या कोई कानून जो किसी ऐसी जायदाद के हसूल, इंतज़ाम या फ़रोख्त से मुतल्लिक़ हो जो किसी कानून के तहत मतरूका जायदाद या दुश्मन की जायदाद हो या मुतसव्वर जायदाद हो या मुतसव्वर होती हो, जो ऐसी जायदाद ना हो जिसका मतरूका जायदाद होना किसी कानून के तहत ख़त्म हो गया हो। आगे फर्दर फिर वो बात करता है या से, या कोई कानून जो या तो मुफाद आमा के पेश नज़र या जायदाद का इंतज़ाम मुनासिब तौर पर करने के लिए या इसके मुल्क के फ़ायदे के लिए मुमलिकत को महदूद मुद्दत के लिए किसी जायदाद का इंतज़ाम या अपने तहवील में ले लेने की इजाज़त देता हो। फर्दर कोई कानून जो हस्ब ज़ैल गर्ज़ के लिए किसी किस्म की जायदाद के लिए हसूल के लिए इजाज़त देता हो। आगे नंबर ए आगे फिर फर्दर शुरू होता है कि तमाम या शहरियों के किसी मज़रूहा तबके को तालीम और तिब्बी इमदाद मुहैया करने के लिए या तमाम शहरियों के किसी मसरूहा तबके को रहाइश और आम सहूलतें खदमात मसलन सड़कें, आब रसानी, नकासी, आब, गैस और बरकी क़ुव्वत मुहैया करने के लिए। फर्दर या इन लोगों को नानफ़का मुहैया करने के लिए जो बेरोज़गारी, बीमारी, कमज़ोरी या ज़ईफ़ुल उम्री की बिना पर अपनी किफ़ालत खुद करने के काबिल ना हो। आगे फर्दर फिर या कहता है
कोई मौजूदा कानून या आर्टिकल 253 के बमूजब वज़ा करदा कोई कानून इस आर्टिकल में महवला किसी कानून की रूह से करार दिए गए या इसकी तामील में मुतय्यन किए गए किसी मुआवजा के काफ़ी होने या ना होने को किसी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। आगे आर्टिकल 25 है जो कि बात करता है शहरियों से मुसावात का, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़नशिप। इसका नंबर 1 ये कहता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मुसावी तौर पर हकदार हैं। नंबर 2 ये कहता है कि जिन्स की बिना पर कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। आगे नंबर 3 ये कहता है कि इस आर्टिकल में मज़कूर कोई अमर औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममलकत की तरफ से कोई ख़ास एहतमाम करने में माने नहीं होगा। ओके, आगे शुरू हो रहा जी आर्टिकल 25 जो कि बात करता है राइट ऑफ एजुकेशन का, तालीम के हक़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 रियासत 5 से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मज़कूरा तरीक़ेकार पर जैसा कि कानून के ज़रिए मुकर्रर किया जाए मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। अच्छा जी, अब आप बाकी सारी बातें छोड़ रहे हैं, इस आर्टिकल 25 की बात को आप देख लीजिए कि ये हमारी थ्योरी का कहती है और प्रैक्टिकली हम किस तरफ जा रहे हैं। कानून ये कह रहा है और अमली तौर पर हम कहाँ पे हैं, आप ख़ुद जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो हमने वैसे ही प्राइवेटाइज़ कर दी हुई है, तो मुफ्त तालीम कहाँ से मिलनी किसी को। तो आगे है 26 आर्टिकल 26 ये बात करता है आम मुकामात में दाखिले से मुतल्लिक अदम इम्तियाज़। ये बात करता है, इसका नंबर 1 ये कहता है कि आम तफरीही गाहों या जमा होने की जगहों में जो सिर्फ मजहबी अगराज के लिए मुख्तस ना हो, आने जाने के लिए किसी शहरी के साथ महज नस्ल, मज़हब, ज़ात, जिन्स, सकूनत या मुकाम पैदाइश की बिना पर कोई इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा। शिक नंबर 1 में मज़कूरा कोई अमर औरतों और बच्चों के लिए कोई ख़ास एहतमाम करने में मुमलिकत के माने नहीं होगा। ओके जी, आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 27 की, जो बात करता है मुलाजमतों में इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। ये कहता है कि पाकिस्तान की मुलाजमत का कोई भी ऐसा शख्स जो अहलियत रखता हो, किसी ऐसे तकर्रुर के सिलसिले में महज नस्ल, मज़हब, ज़ात, जिन्स, सकूनत या मुकाम पैदाइश की बिना पर इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाएगा, मगर शर्त यह है कि यौम आगाज़ से ज़्यादा 40 साल की मुद्दत तक किसी तबके या इलाके के लोगों के लिए असामियाँ महफूज की जा सकेंगी, ताकि पाकिस्तान की मुलाजमत में इनको मुनासिब नुमाइंदगी हासिल हो जाए। मज़ीद शर्त यह है कि मज़कूरा मुलाजमत के मुफाद में मुसरहा आसामियों या मुलाजमतें किसी एक जिन्स के अफराद के लिए महफूज की जा सकेंगी अगर मज़कूरा आसामियाँ या मुलाजमतों में ऐसे फ़राइज़ और कारहाय मनसबी की अंजाम दही ज़रूरी हो और जो दूसरी जिन्स के अफराद की जानिब से मुनासिब तौर पर अंजाम ना दिए जा सकते हों, मगर शर्त ये भी है कि पाकिस्तान की मुलाजमत में किसी भी तबके या इलाके की कम नुमाइंदगी की मज़कूरा तरीक़ेकार पर तलाफ़ी की जाएगी, जैसा कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए तयन जो है वो की जा सके। इसका आगे फर्दर नंबर 2 ये कहता है कि शिक नंबर 1 जो भी हमने पढ़ी थी में मज़कूरा कोई अमर किसी सूबाई हुकूमत या किसी सूबे की किसी मुकामी या दीगर हियत मजाज की तरफ से मज़कूरा हुकूमत या मजाज के तहत किसी आसामी या किसी किस्म की मुलाजमत के सिलसिले में इस हुकूमत या मजाज या हियत मजाज के तहत तकर्रुर से कबल इस सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक सकूनत से मुतल्लिक़ शराइत आयद करने में माने नहीं होगा। आगे है आर्टिकल 28 आउट ऑफ 280, टोटल 280 आर्टिकल, हम पहुँच गए हैं 28वें आर्टिकल पर, जो बात करता है ज़ुबान, रस्मुल ख़त और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। ये इस पर बात करता है जी। आर्टिकल 251 के ताबे शहरियों के किसी तबके को जिसकी एक अलग ज़ुबान, रस्मुल ख़त
یا ثقافت ہو اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع اس غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ویری نائس۔ اوکے، ابھی ہم پڑھ رہے تھے جو ہے پارٹ ٹو کا چیپٹر نمبر 1۔ اب آگے سٹارٹ ہونے لگا ہے پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 2، جو کہ بات کرتا ہے حکمت عملی کے اصول۔ اس کا آرٹیکل 29 کا پوائنٹ اے یہ بات کرتا ہے کہ اس باب میں بیان کردہ اصول حکمت عملی کے اصول کہلائیں گے، اور مملکت کے ہر شعبے اور ہیئت مجاز کی اور مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کارہائے منصبی انجام دینے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اصولوں کے مطابق جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا ہیئت مجاز کے کارہائے منصبی سے تعلق رکھتے ہوں عمل کرے۔ نمبر 2، جہاں تک حکمت عملی کے کسی مخصوص اصول پر عمل کرنے کا انحصار اس غرض کے لیے وسائل کے میسر ہونے پر ہو تو وہ اصول ان وسائل کی دستیابی پر مشروط تصور کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ ہر سال کی نسبت صدر وفاق کے امور کے متعلق ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے امور کے متعلق حکمت عملی کے اصول پر عمل کرنے اور ان کی تعمیل کرنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائے گا، اور مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ کا ہر ایک ایوان یا صوبائی اسمبلی کے سامنے جیسی بھی صورت ہو پیش کرائے گا، اور مذاکرات اور رپورٹ پر بحث کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی جیسی بھی صورت ہو قواعد ضابطہ کار میں گنجائش رکھی جائے گی۔ اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنے والا ہے، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ڈسکس کرنے لگے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا، ہم بھی کور نہیں کر سکیں گے کانسٹیٹیوشن پورے کا پورا۔ آگے ہے آرٹیکل 30 یہ بات کرتا ہے حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری۔ اس کا پوائنٹ اے یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کہ آیا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کا یا مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز کی طرف سے کام کرنے والے کسی شخص کا کوئی فعل حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق ہے، مملکت کے متعلقہ شعبے یا ہیئت مجاز کی یا متعلقہ شخص کی ہے۔ آگے اس کا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ کسی فعل یا کسی قانون کے جواز پر اس بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ وہ حکمت عملی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اس بنا پر مملکت کے کسی شعبے یا ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کوئی قانون کارروائی قابل سماعت ہوگی۔ اس کا نمبر آگے ہے آرٹیکل 31 جو بات کرتا ہے اسلامی طریقے زندگی پر۔ اس کا پوائنٹ 1 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ آگے اس کا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی۔ اب آگے جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈسکس کی جانے والی ہے۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم اور لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا، اور قرآن پاک کی صحیح اور منون طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، اور آگے نمبر 3 اس کا یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا۔ اب جتنی بھی چیزیں میں نے پڑھی ہیں یہ آپ نے سنی ہوں گی، اور اب آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے ہماری جو پریکٹیکل صورتحال ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آئین سے کتنا دور ہیں۔ آگے ہے آرٹیکل 32 جو بات کرتا ہے بلدیاتی اداروں کا فروغ۔ اب یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے موجودہ حکومت کی بھی اور جو پرانی حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں ان تمام کی، ماں سوائے جنرل مشرف کے دور کی، کیونکہ جنرل مشرف کا دور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آمرانہ دور تھا اور جمہوریت نہیں تھی، لیکن وہ ایک آمرانہ دور میں بھی جو بلدیاتی ادارے تھے وہ فعال تھے اور بڑا ایکٹیو تھے، اور عوام نسبتاً اس میں خوش بھی تھے، جبکہ جمہوری حکومتوں میں کبھی بھی بلدیاتی ادارے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا۔
अगेन मैं जो मैं बाद में जाऊँगा, अभी मैं सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसी को गो थ्रू करूँगा जल्दी जल्दी को भी। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि मुमलिकत मुतल्लिका इलाक़ों के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल बल्दियाती इदारों की हौसला अफजाई करेगी और ऐसे इदारों में किसानों, मजदूरों और औरतों को खसूसी नुमाइंदगी दी जाएगी। ये आइन के हद तक महदूद रहेगी बात हमारी। आगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 ये बात करता है इलाकाई और दीगर मुमासिल तअस्सुबात की हौसला शिकनी की जाएगी। ये कहता है कि मुमलिकत शहरियों के दरमियान इलाकाई, नस्ली, कबायली, फ़िरका वाराना और सूबाई तअस्सुबात की हौसला शिकनी करेगी। ठीक है जी, अच्छी बात है, अगर करे तो बड़ी बात है ये। आगे है आर्टिकल 34। ठीक है जी, आर्टिकल 34 बात करता है कौमी ज़िंदगी में औरतों की मुकम्मल शमूलियत। कौमी ज़िंदगी के तमाम शोबों में औरतों की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है जी। आगे है आर्टिकल 35 जो बात करता है ख़ानदान वगैरह का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा जी, ये बात करता है कि मुमलिकत शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे की हिफाजत करेगी। मुमलिकत हिफाजत करेगी। 36, आर्टिकल 36 यानी 36 ये बात करता है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। ये कहता है कि मुमलिकत अक़लियतों के जायज़ हकूक़ और मफादात का, जिनमें वफाकी और सूबाई मुलाज़मतों में इनकी मुनासिब नुमाइंदगी शामिल है, तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आगे है आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 ये बात करता है माशरती इंसाफ का फ़रोग़ और माशरती बुराइयों का ख़ात्मा। अच्छा जी, ये क्या कहता है कि मुमलिकत पसमानदा तबक़ात या इलाक़ों के तालीमी और मुआशी मफादात को ख़ुसूसी तवज्जो के साथ फ़रोग़ देगी। कम से कम मुमकिना मुद्दत के अंदर नाख़वानदगी का ख़ात्मा करेगी और मुफ्त और लाज़मी सानवी तालीम मुहैया करेगी। फ़नी और पेशा वराना तालीम को आम तौर पर मुमकिनुल हसूल और आला तालीम की बुनियाद पर सब के लिए मुसावी तौर पर काबिल दस्तरस बनाएगी। सस्ते और सहल हसूल इंसाफ को यकीनी बनाएगी। अच्छा, अब ये देखें ना कितना खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि सस्ते और सहल हसूल इंसाफ को यकीनी बनाएगी। अमली तौर पर आप देख लें कि ये इस चीज़ पर कितना अमल हो रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त, लेकिन आइन में लिखा हुआ है। अच्छा, आगे अगला पॉइंट ये कहता है कि मुनसिफाना और नरम शराइत कार इस अमर की ज़मानत देते हुए कि बच्चों और औरतों से ऐसे पेशों में काम ना लिया जाए जो इनकी उम्र या जिन्स के लिए नामुनासिब हों, मुकर्रर करने के लिए और मुलाजिम औरतों के लिए ज़चगी से मुतल्लिक़ मुराद देने के लिए एक काम वाज़े करेगी। अगला पॉइंट है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अफराद को तालीम, तरबियत, ज़रई और सनती तरक्की और दीगर तरीक़ों से इस काबिल बनाएगी कि वो हर किस्म की कौमी सरगर्मियों में, जिनमें मुलाजमत, पाकिस्तान में खिदमत भी शामिल है, पूरा हिस्सा ले सकें। अगला पॉइंट है कि इसमत फ़रोशी, कुमारबाजी और ज़र रसां अद्वियात के इस्तेमाल, फहश अदब और इश्तहारात की तबात, नशर इशात और नुमाइश की रोकथाम करेगी। अगला पॉइंट है कि नशा और मशरूबात के इस्तेमाल की सिवाय इसके कि वो तिब्बी अग़राज़ के लिए या गैर मुस्लिमों की सूरत में मजहबी अग़राज़ के लिए हो, रोकथाम करेगी। अगला पॉइंट है कि नस्मो नस्ख हुकूमत की मरकज़ियत दूर करेगी या करेगी ताकि आवाम को सहूलत पहुँचाने और इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसके काम के मुस्ताद तस्फ़िया में आसानी पैदा हो। आप देखें कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। आगे है आर्टिकल 38, ये बात करता है आवाम के मुआशी और माशरती फ़लाह व बहबूद का फ़रोग़। वाह। नंबर 1 ये कहता है कि आम आदमी के मयार ज़िंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल पैदावार तकसीम को चंद अशख़ास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर कि इससे मफाद आमा को नुकसान पहुँचे और आजर व माजूर और ज़मींदार और मज़रा के दरमियान हकूक़ की मुनसिफ़ाना तकसीम की ज़मानत दे कर बिला लिहाज जिन्स व ज़ात, मज़हब या नस्ल आवाम के फ़लाह
बहबूद के हसूल की कोशिश करेगी। अच्छा, अब आपको बात कुछ समझ में आई इसके बारे में जी? जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं लेकिन बड़ी मानी खेज बातें हैं, ये एक्चुअल इसमें चीज़ें बात कर रही हैं ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, जो पाकिस्तान में एक बड़ा लीगल बिज़नेस समझा जाता है ना, इसमें उसका भी ज़िक्र बड़ा इन्होंने जो है ना वो क्लियर अल्फाज में किया है। अच्छा, आगे है इसका जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि तमाम शहरियों के लिए मुल्क में दस्तयाब वसाइल के अंदर माकूल आराम राम फुर्सत के साथ काम और मुनासिब रोज़ी की सहूलत मुहैया करेगी। यानी कि जॉब जो है वो रोज़गार की सहूलियात, रोज़गार के मौक़े होंगे। अब आप देख लें कितने हमारे पास रोज़गार के मौक़े हैं। 53 साल पहले ये बात लिखी गई थी हमारे मुल्क के आइन में, ये अभी नहीं लिखी, 53 साल पहले, 53 ईयर्स ओल्ड। अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान की मुलाजमत में या बसूरत दीगर मुलाजम तमाम अशख़ास को लाजमी माशरती बीमा के ज़रिए या किसी और तरह की माशरती तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगी। यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे जॉब है नहीं और इंश्योरेंस फर्दर है आगे कि मतलब वो उसको इंश्योर भी करे। एक चीज़ पाकिस्तान में ऑलरेडी है ही नहीं, और यहाँ पे आइन कहता है कि अगर आप वो जब गवर्नमेंट या रियासत जो है वो आपको ये चीज़ देने में कामयाब हो जाए, आपका रोज़गार, तो फिर उसको इंश्योर भी किया जाए। वेरी नाइस। इन तमाम शहरियों के लिए जो कमज़ोरी, बीमारी या बेरोज़गारी के बाइस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोज़ी ना कमा सकते हों, बिला लिहाज जिन्स, ज़ात, मज़हब या नस्ल बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन ख़ुराक, लिबास और रहाइश, तालीम और तब्बी इमदाद मुहैया करेगी। ये एक जो है वो मुआवज़े वाली बात लिखी हुई है इसके ऊपर, अगर आपने गौर से सुना हो तो। पाकिस्तान की मुलाजमत के मुख्तलिफ़ दर्जात में अशख़ास समेत अफराद की आमदनी और कमाई में अदम मुसावात को कम करेगी। अच्छा, ये अदम मुसावात को कम जो करेगी, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलरीज़ और जो मरात हैं, हाई एंड जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल कह रहा हूँ मैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सरकारी जो मुलाजमीन हैं, ये एक अलग टॉपिक है। आप ये मसावात की जो बात इस पे लिखी हुई है, आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान में ये किस हद तक इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन है, और गवर्नमेंट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि रिबा को जितनी जल्द मुमकिन हो ख़त्म करेगी। कैसा है? ये एक जुमला लिखा हुआ है, रिबा को जितनी जल्द मुमकिन हो ख़त्म करेगी, यानी कि जो है वो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करेगी, और आज तक ये चीज़ हो नहीं सकी 53 ईयर्स में। अगला पॉइंट है कि तमाम वफाकी मुलाजमतों में बशमूल ख़ुद मुख्तार और इदारों और कॉरपोरेशनों के जिनका क़याम वफाकी हुकूमत के ज़रिए अमल में आया हो या वफाकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी हो, सूबों का हिस्सा यकीनी बनाया जाएगा, और माजी में सूबों के हिस्सों की तकसीम में होने वाली को दुरुस्त किया जाएगा, होने वाली गुजारिशात जो हैं वो उनको दुरुस्त किया जाएगा। ये बेसिकली बात कर रहे हैं 18 अमेंडमेंट की। जब 18 अमेंडमेंट हुई थी तो ये इख्तियारात जो थे वो इस तरह के काफ़ी वो सूबों को ट्रांसफ़र हो गए थे। ये बेसिकली सूबों के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे आर्टिकल है 39, आर्टिकल 39, ये बात करता है मुसल्लह अफ़वाज में अवाम की शिरकत, जो हायरिंग होती है फ़ौज में, उसके बारे में बात करता है। मुमलिकत पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोगों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में शिरकत के काबिल बनाएगी। वेरी नाइस। आगे है आर्टिकल 40, यानी कि आर्टिकल 40, ये बात करता है आलम इस्लाम से रिश्ता इस्तवार करना और बैनुल अक़वामी अमन को फ़रोग़ देना। ये कहता है कि मुमलिकत इस बात की कोशिश करेगी कि इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद पर मुस्लिम ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखा जाए और मुस्तहकम किया जाए। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के अवाम के मुश्तरका मफादात की हिमायत की जाए। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को फ़रोग़ दिया जाए। तमाम कौमों के माबैन खैर सगाली और दोस्ताना ताल्लुकात पैदा किए जाएँ और बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीक़ों से तय करने की हौसला अफजाई की जाए। तो आज हमने आर्टिकल 40 तक जो है वो कवर किया है आउट ऑफ 280, और 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12, इन 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12 जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 41 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हुआ हम इसको कवर करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट कि मैं इसको 5-6 वीडियोस के अंदर जाए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कवर कर लूँ। तो ये एक
ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کی ایک بیسک نیسیسٹی ہونی چاہیے. ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں. ملتے ہیں اگلی نشست میں. اللہ حافظ.